नमस्कार, मैं मनोज बिश्नोई और रेड प्लस न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और देश और दुनिया तक ज़रूर पहुंचाएं। हमेशा इंडिपेंडेंट हैं, रहेंगे, लेकिन लोकसभा चुनाव के भीतर कोई इंडिपेंडेंट नहीं है। नेताओं के गैर जिम्मेदाराना बयान ने इस तरीके से रोमांच पैदा कर दिया कि पूछो मत। शिक्षा और चिकित्सा जैसे मुद्दों की बात कोई कर भी नहीं रहा है। आज हम एक ऐसी जगह पर आ गई हैं जहां हमारे साथ में है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के विधानसभा प्रभारी यानी कि गुड़ामलानी विधानसभा प्रभारी श्री ताजाराम सियाग। इनके साथ में पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष भाई राजेंद्र शर्मा भी साथ में है और उनसे मुलाकात करते हुए इस बात को टटोलने की कोशिश करते हैं कि गुड़ामलानी की जनता आखिरकार लोकसभा चुनाव के अंदर किन को पसंद करेंगे। क्या उमेदवार बेनीवाल को पसंद करेंगे या श्री कैलाश चौधरी को पसंद करेंगे या निर्दलीय ताल ठोक रहे रविंद्र सिंह भाटी को पसंद करेंगे। आखिरकार जनता के नब्ज में कौन सी चीज़ है जो हमेशा ही जनता अपने मत के प्रयोग करते हुए उस उम्मीदवार का चुनाव करती हैं जो कभी पहले बतलाती नहीं है। आज हम ऐसे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेता से बातचीत करते हैं और उनसे भी समझते हैं कि आखिरकार जनता की नब्ज में है क्या। तो सबसे पहले ताजाराम जी, आपका इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है और हमने इस चैनल की शुरुआत ही इसलिए की है कि सभी चीज़ें हैं वो निष्पक्ष आपके समक्ष है, वो जनता के समक्ष है, वो बताएं आखिरकार क्या लगता है कि कौन जीत रहा है। सबसे पहले तो आपको और आपके रेड प्लस में जितने भी दर्शक जुड़े हुए हैं उनको मेरा नमस्कार, राम राम। देखिए, वर्तमान परिस्थितियों के अंदर निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जो इंडिया का गठबंधन के उम्मीदवार है श्रीमान उमेदराम जी बेनीवाल के बीच जोरदार टक्कर का मामला है। आगे आगे जैसे जैसे चुनावी तारीख नज़दीक आएगी 26 अप्रैल, तो 10 अप्रैल के बाद चुनाव की जाजम है जो ज़ोरदार रंग जम जाएगी और स्पष्ट 10 तारीख के बाद ही हो पाएगा। लेकिन जाजम है वो इस तरीके से बिछी है कि पूछो मत। हेमाराम चौधरी ने इंडिया अलायंस की तरफ से एक बयान दिया था, उस बयान के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। देखिए, छोटी-मोटी तीरबाजी तो चलनी चाहिए थी, लेकिन हेमाराम जी जो सम्मानीय बाड़मेर जैसलमेर के एक वरिष्ठ किसान नेता हैं, मालानी के गांधी के नाम से प्रसिद्ध है, उन्होंने ऐसी कोई भावना रखते हुए कोई उनका बयानबाजी नहीं थी। मजाकिया अंदाज के अंदर कहा था, लेकिन वो तूल पकड़ लिया तो 80 वर्ष के एक बुजुर्ग नेता ने मीडिया के माध्यम से माफ़ी भी मांगी। उनकी कोई बात को आगे नहीं ले रहा है। शायद हो सकता है किसी के दिमाग में ऐसा आया और जो जातीय भावनाओं के साथ ऐसे भड़काने की कोशिश करते हैं तो वो ठीक नहीं है। इस बयान को सुनने के बाद महाबार के अंदर रविंद्र सिंह भाटी ने कहा कि हमको कोई उकसाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं बहुत संयमित हूँ और ऐसी चीज़ों के बारे में बिल्कुल नहीं सोच सकता। सही बात है। रविंद्र सिंह जी ने ऐसा भी कहा कि हेमाराम जी मेरे दादा समान हैं, उनकी बातों को आगे नहीं लेता हूँ, लेकिन समर्थक होते हैं जो कहीं न कहीं ऐसे जो तीर बाण चलाते हैं शब्दों के, उनको राजनीतिक रूप देकर उकसाने का प्रयास करते हैं। लेकिन बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा लोकसभा क्षेत्र की जनता सब समझदार है। इस बार का जो चुनाव है वो बहुत ही रोचक चुनाव होगा, क्योंकि पिछले 2014 से लेकर 2024 तक भारतीय जनता पार्टी का राज रहा। केंद्र के अंदर हमारे बाड़मेर, जैसलमेर से केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भी रहे, लेकिन जो अपेक्षाएं थी उनसे, नौजवानों को अपेक्षाएं थी, किसानों को अपेक्षाएं थी, उन पर केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री खरे नहीं उतरे। सिर्फ नरेंद्र मोदी ने कांच के अंदर धन बताया, कहा कि युवाओं को 15-15 लाख रुपए रोजगार मिलेगा, सूखा बंदरगाह बनेगा, बाड़मेर से सीधी रेलवे लाइन बनेगी, बाड़मेर के अंदर एयरपोर्ट बनेंगे। वो बात आपकी बिल्कुल एकदम सही है, लेकिन एक दफ़ा ऐसा हुआ कि नामांकन रैली के अंदर बीजेपी के केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कहूँगा कि उनके नामांकन रैली के अंदर प्रकाश माली ने एक बात बताई कि यदि रविंद्र सिंह भाटी जीत भी जाते हैं तो क्या उखाड़ लेंगे, क्योंकि सत्ता तो मोदी की आएगी, वे काम नहीं करवा पाएंगे। तो इसका तो मतलब ये हो गया कि उमेदवार बेनीवाल भी जीत जाएं तो भी क्या होने वाला है, क्योंकि सत्ता तो मोदी की आएगी। आप प्रकाश माली की इस बातों पर क्या सहमत है। देखिए, अलग अलग लोगों की अलग अलग भावनाएं होती है। वैसे तो ऐसे कहे तो वोट कराने की आवश्यकता ही नहीं है, फिर तो क्या पता कि नरेंद्र मोदी की सरकार बनने वाली है। ये 400 पार नारा लगाने वाले, इनको भी पता नहीं है। हो सकता है महंगाई की मार बढ़ सकती है, डीजल 400 रुपये हो सकता है, लेकिन 400 पार वाली बातें झूठी है। अगर ऐसे पहले किसी को पता होता है कि भाई नरेंद्र मोदी की सरकार बन रही है, तो फिर चुनाव कराने की आवश्यकता कहाँ है। लोकतंत्र को बस खत्म ही कर दो ना, चुनाव की आवश्यकता ही नहीं है। क्या लगता है अभी इन तीनों में से, यानी कि मुकाबला तो अगर देखा जाए कि त्रिकोणीय है,
तीनों में से कौन लीड लेकर के आगे चल रहा है? देखिए, मैं इतना बड़ा नेता तो नहीं हूँ। मैं मेरे गुड़ामालानी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करता हूँ। गुड़ामालानी के अंदर वर्तमान की जो परिस्थितियाँ हैं, राजनीतिक जो हालात बने हुए हैं, उस हालातों से ये स्पष्ट लग रहा है कि 2018-19 के चुनाव के अंदर लोकसभा के केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी जो सांसद बने थे, उस टाइम गुड़ामालानी से 87,500 प्लस वोटों से आगे रखा था। लेकिन इस बार गुड़ामालानी के नौजवानों ने, किसान के बेटों ने, किसानों ने ये ठान के रखा है कि पिछले 5 वर्षों के अंदर जो किसानों के सपने थे, नौजवानों के सपने केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री से देखे थे, उन सपनों पर वो खरे नहीं उतरे। तो इस बार जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी है उमेदवार राम बेनीवाल, मैं ये मानता हूँ कि पूरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर घुमा हूँ, नौजवानों की नब्ज टटोली है, किसानों की नब्ज टटोली है। उससे लग रहा है कि इस बार इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी श्रीमान उमेदवार राम जी बेनीवाल 50,000 प्लस से लीड ले रहे हैं। और दूसरे नंबर पर कौन रहेंगी, बीजेपी या फिर पार्टी? उसके बाद में देखिए, रविंदर सिंह जी भाटी जिस तरह से आज चुनावी मैदान के अंदर हैं, अगर दमखम से इसी प्रकार मैदान के अंदर रहे तो कैलाश चौधरी और फिर रविंद्र भाटी की आपसी टक्कर रहेगी। और टक्कर के अंदर कौन आगे रह सकता है? आइडिया क्या कहता है? देखिए, वो तो मैंने पहले ही आपको बताया है कि 8 तारीख तक ये नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो जाए। 8 तारीख के बाद चुनावी मैदान के अंदर कौन-कौन प्रत्याशी रहते हैं, किस तरह की जाजम जमती है, उसके बाद में स्पष्ट कर पाएंगे। क्या स्थिति है अनुमान बेनीवाल की खींवसर से, नागौर से? देखिए, जिस प्रकार सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, अभी मैं नागौर तो हाल के ही दिनों के अंदर गया नहीं, लेकिन जिस प्रकार सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, पूरे राजस्थान के अंदर कांग्रेस के नेता हैं सारे जो, उनके जो पुराने गिले शिकवे हैं वह सारे भुलाकर सारी कांग्रेस और सारी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की जो युवा विंग है वह एकजुट है और एकजुटता के साथ चुनाव लड़ रही है। नागौर के अंदर जिस प्रकार का माहौल है, उससे लग रहा है कि कहीं न कहीं बीजेपी की जो ज्योति मिर्धा है उसको टक्कर देते हुए बेनीवाल 2.5-3 लाख वोटों से जीत रहे हैं। क्या आप इस चीज़ को मानते हैं कि एक समय ऐसा भी आया था कि हरीश चौधरी के नाम पर कुछ लोगों ने ये कहा था कि हमारे ऊपर पत्थर फेंके गए, जिसमें केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री हनुमान बेनीवाल के आरोप थे। आज एक ऐसा मौका है कि आरएलपी और कांग्रेस दोनों एक साथ बैठी हुई है। गिले शिकवे दूर हो गए हैं या फिर मतभेद और मनभेद दोनों हैं? देखिए, ये राजनीति के अंदर चलता रहता है। राजनीति के अंदर ऐसा कोई काम नहीं जो संभव भी है, असंभव भी है। समय की परिस्थिति के अनुसार होता रहता है। क्यों वोट देना चाहिए उमेदवार राम बेनीवाल को? देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि उमेदवार राम बेनीवाल जो 2 बार विधानसभा के चुनाव लड़े और जिस प्रकार मैंने बायतू के अंदर देखा कि जिस व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं होते हुए खुद के धनबल से, जिसके जो खुद की खरी कमाई का पैसा था, उसके पैसे से बायतू के अंदर शिक्षा के क्षेत्र के अंदर हर विद्यालय के अंदर डिजिटल क्लासरूम बनाना, शिक्षा के क्षेत्र के अंदर बहुत बड़ा योगदान देना। और तो और हमारे यहाँ एक कोई कार्यक्रम था पीपराड़ी के अंदर कबड्डी का प्रतियोगिता का गुड़ामालानी कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो हमने वहाँ उमेदवार राम जी बेनीवाल को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया। तो उन्होंने यहाँ हमारे गुड़ामालानी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर भी 2.5 लाख रुपए की अपने खुद की खरी कमाई में से यहाँ भी स्मार्ट क्लासरूम बनाने की घोषणा कर दी। तो कहीं न कहीं राजनीति के अंदर आज के युग में ऐसे नेताओं को आगे आना चाहिए जो शिक्षा के क्षेत्र के बारे में जाने, जो जवान और किसान की चिंता करे। इसी उद्देश्य के साथ ऐसा लग रहा है कि इस बार नौजवान परिवर्तन करेगा और व्यक्तिगत रूप से पार्टियों से ऊपर उठकर, कई लोग होते हैं पार्टियों के चोले पहनते हैं, लेकिन पार्टियों से ऊपर उठकर इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं उमेदवार राम बेनीवाल को, उनको समर्थन करेंगे। एक मैंने वीडियो बनाया था बाजरा अनुसंधान केंद्र पे, वो आपने देखा होगा। बाजरा अनुसंधान केंद्र के नाम पर ये वोट लेना चाहते हैं, भारत माता के जयकारे के साथ ये भाजपा वाले वोट लेना चाहते हैं, जय श्री राम के नारों के साथ, लेकिन जनता सब समझ रही है। आपने देखा होगा कि जो पत्थर लगाया था, शिलान्यास किया था, वो पत्थर ही गायब हो गया गुड़ामालानी से। पत्थर भी नहीं है, सिर्फ कागजों के अंदर रह रहे हैं। और वह भी बड़ी उपलब्धि ये है कि जो पिछली कांग्रेस की सरकार थी उसके अंदर शिलान्यास हुआ और फिर से अगर केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी को दिखा दिया तो ये 5 साल कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा की जनता से मैं अपील करूंगा कि अगर आप काम चाहते हो तो उमेदवार राम बेनीवाल को जीताओ। आने वाले समय में सब कुछ ठीक होगा, बाजरा अनुसंधान केंद्र भी बनेगा। नहीं तो इनके पास सिर्फ भारत माता की वंदे मातरम, जय श्री राम के अलावा इनके पास कुछ भी नहीं है। जय श्री राम कहना तो ठीक है, अपने सांस्कृतिक जो भावनाएं उनको और मजबूत अटल करना ठीक है, लेकिन भारत माता की केवल जय से शिक्षा का उन्नति नहीं करके क्या उसको गरीब का पेट भरा जा सकता है?
भाई वो तो मैं ही कह रहा हूँ, मैं भारत माता का वीर सपूत हूँ। मेरी रग रग के अंदर भारत माता बसती है, जय श्री राम बसता है, खून खोल उठता है जब अपने हिंदुओं के खिलाफ ऐसी कोई बात करता है। लेकिन हाँ, मैं हमेशा मेरे उद्बोधन के अंदर भारत माता के नारे लगवाता हूँ, जय श्री राम लगाता हूँ, लेकिन उसके साथ साथ जो वोट है, विजन है, इनके मुद्दों के आधार पर चुनाव का वोट मांगना चाहिए कि भाई मैं आपके क्षेत्र के अंदर ये काम कराऊंगा, शिक्षा के क्षेत्र के अंदर कराऊंगा, किसानों की नई तकनीक में ये कराऊंगा, उस आधार पर वोट मांगना चाहिए। बल्कि ये तो कहीं है ही नहीं उनके उद्बोधन में, तो जय श्री राम भारत माता, उनसे विकास नहीं होने वाला, शिक्षा के क्षेत्र के अंदर प्रगति नहीं हो सकती। लेकिन सियाग साहब, विधानसभा चुनाव के अंदर बोतल की जगह आपने वोट केटली को दे दिया। लोकसभा की बारी आ गई तो बोतल की जगह आपका मत है वो हाथ को जाएगा। मतलब आरएलपी की जो कहूँगा कि धरातल की इकाई क्या सोच रही है? कहीं ना कहीं अपने आप में एक तरीके, ठीक है वोट देने एक अलग चीज़ है, लेकिन भीतर से मायूसी है कि नहीं? या जो संगठन का आदेश है वही सर्वोपरि है? देखिए, मैं तो एक संगठन का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। पिछले 5 वर्षों में गुड़ा मालानी के नौजवान और किसान के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ी। आपने हमेशा देखा होगा, चाहे किसानों का बीमा क्लेम का मामला हो, नर्मदा नहर में पानी की बाराबंदी का मामला हो, या बजरी माफियाओं के खिलाफ कोई धरने प्रदर्शन करने हो, हमेशा सड़क पर संघर्ष किया। और मेरे शीर्ष नेतृत्व जो हनुमान बेनीवाल है, उनके आदेशों पर चलने वाले हम लोग हैं। उनका आदेश था, बाड़मेर के अंदर पिछली बार 100 विधानसभा सीटों पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी चुनाव लड़ रही थी। गुड़ा मालानी से गठबंधन के अंदर केतली में सीट गई तो उनके लिए प्रचार किया। हमारे पास धनबल की कमी थी, कुछ था नहीं, फिर भी 10,000 के करीबन वोट गुड़ा मालानी की धरती से लिए। मैं उन समस्त मतदाताओं का आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही साथ अब इंडिया गठबंधन के अंदर नागौर से हनुमान बेनीवाल बोटल के चुनाव से नहीं से लड़ रहे हैं। बाकी जगह ये जो कांग्रेस हाथ के निशान से चुनाव लड़ रही है, तो हम हमारे सुप्रीमो का आदेश मानते हुए बाड़मेर के अंदर संपूर्ण राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ता तन मन और धन से उमेदवार बेनीवाल जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं उनका समर्थन करेंगे। कितनी सीटें आ रही है इंडिया गठबंधन की? 25 में से राजस्थान की। देखिए, पूरे राजस्थान की तो मैं बात नहीं करता, लेकिन जो माहौल बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा लोकसभा सीट का, जोधपुर लोकसभा सीट का, नागौर लोकसभा सीट का और सुरू लोकसभा सीट का, इन 4 सीटों पर सर्वे किया है। गांव गांव, ढाणी ढाणी से जो लोग हमसे जुड़े हुए थे, उनसे फ़ोन के माध्यम से फीडबैक लिया, तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं इन 4 सीटों पर परिणाम चौंकाने वाले आएंगे। लोग ऐसे भी कह रहे हैं कि जालोर सिरोही वाली सीट भी बीजेपी के हाथों से निकलती दिख रही है। सच है कि झूठ है? अब देखिए, वहाँ की धरातलीय स्थिति मुझे मालूम नहीं है, कह नहीं सकते हम। हमारे साथ में पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष राजकीय महाविद्यालय गुड़ा मालानी से शर्मा जी मौजूद है। उनसे चर्चा करते हैं। शर्मा जी, कौन जीत रहे हैं? रेड प्लस न्यूज़ चैनल का बहुत बहुत आभार। गुड़ा मालानी विधानसभा से हमारे यहाँ पूरे बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा के निर्दलीय उम्मीदवार रविंद्र सिंह भाटी, जो पूर्व में विधानसभा सदस्य चुनाव लड़ा उन्होंने, तो बड़े बहुमत से उन्होंने अपनी जीत दर्ज की थी। इसीलिए वो डीएनपी क्षेत्र इलाका की वो मांग के लिए उन्होंने वहाँ पुरजोर मांग रखी, लेकिन वर्तमान सरकार बीजेपी ने उनकी मांग को ठुकरा दिया और 2 हैंडपम्प नाम से ऐसा कुछ दिया उनको। इसकी वजह से उनकी जो मांगें हैं पुरजोर रूप से उन्होंने विजन उठाया, उनकी मांगें पूरी तरह से नहीं उठाने के कारण उन्होंने अपना फैसला लोकसभा चुनाव में भी लड़ने का लिया। जीत कौन रहा है ये बताओ? अब देखो, जीतने का तो पहले कोई बताए तो फिर इलेक्शन ही क्यों है, लेकिन हमारा ये एक मुख्य जो अपने अपने कार्यकर्ताओं का अपना अपना एक आत्मविश्वास होता है कि किसी पार्टी को अपन वोट देने के लिए वो यूँ नहीं कहेगा कि मैं हार जाऊंगा। लेकिन मैं इस बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार रविंद्र सिंह भाटी को तन मन और समर्थन लोगों के रूप में ये भी कहना चाहूँगा कि आप युवा है जो अपनी विजन के तौर पे आवाज़ उठा रहा है, तो इसका सपोर्ट करें, तो भविष्य में आने वाले टाइम में इनका मतलब कुछ रुतबा रहे। रविंद्र सिंह भाटी को शिव से जिम्मेदारी दी गई थी और शिव का विकास न करके रविंद्र सिंह भाटी बाड़मेर जैसलमेर के लिए आ गए। यहाँ से जीत जाने के बाद वो कोई और नई लोकसभा क्षेत्र को चुनेंगे। विकास के नाम पर राजस्थान सरकार के उनको मात्र दो हैंडपंप दिए हैं, वो भी लगे हुए नहीं, अभी तक कागजों में है। आप कैसे मान लेंगे? कोई वो आदमी, लोगों का कहना है कि उस आदमी ने गीता की कसम खाई है। लोगों का ये भी कहना है कि उन्होंने ये माना था कि शिव के अंदर सब हम पानी पहुंचाएंगे, शिक्षा पहुंचाएंगे, चिकित्सा व्यवस्था को सुदृढ़ करेंगे। फिर अचानक शिव से निकल करके बाड़मेर जैसलमेर के इस रण के भीतर कूदना, निजी स्वार्थ तो नहीं दिख रहा है कहीं ना कहीं? देखिए, इसमें रविंद्र सिंह भाटी जीतने के बाद इन्होंने अपनी विधानसभा में
पिछले इलाके शिव क्या है अपने बॉर्डर इलाके का है, सटा हुआ इलाका है, तो वहाँ जो बैकवर्ड एरिया है वहाँ लोगों की पानी बिजली शिक्षा के रूप में बहुत ही पिछड़ा वर्ग है। अपने यहाँ गुड़ामाला मेरी में विधानसभा से लगभग 10 साल पीछे चल रहा है शिव विधानसभा, क्योंकि वहाँ पानी थोड़ा पिछड़ा है। पिछड़ा वर्ग है, इसलिए उन्होंने अपनी मांग उठाई वहाँ। लेकिन बीजेपी सरकार ने निर्दलीय उम्मीदवार इन रविंद्र सिंह भाटी को दरकिनार किया और काफ़ी वजह से इन्होंने अपना महसूस किया। इसलिए उदयपुर में ऐसा सुनने में आया, अखबारों में न्यूज़ भी पढ़ी हमने, सीएम साहब ने अपनी फ़्लाइट का दौरा था उदयपुर के रूप में, तो उन्होंने भाटी साहब को अपने फ़्लाइट में उदयपुर के लिए साथ में मीटिंग के लिए गए, उनको मनाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने अपनी 18-20 मांगे ऐसी कुछ पेज उन्होंने मांगे रखी। उन मांगों की शायद उन्होंने स्वीकार नहीं की होगी, ऐसा कुछ सांत्वना जवाब नहीं मिला होगा, इसलिए उन्होंने फैसला बाड़मेर जैसमें लोकसभा चुनाव में लिया। चलो ठीक है वो तो, लेकिन अब तीसरे नंबर पे कौन रहेगा ये बताओ जल्दी से। अब तीसरे नंबर में मैं तो कह नहीं सकता, मैं मेरी खुद की लेकिन आपकी इच्छा क्या कहती है मेरी तीसरे? इच्छा यही है कि सारे युवा बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा के, मेरा कहना यही है कि आप रविंद्र सिंह भाटी युवा है और अपनी मेहनत के बलबूते भी वो कोशिश कर रहे हैं, तो उनका साथ दें और समर्थन करें। चलो जीत भी जाते हैं तो भी तीसरे नंबर पे कौन रहेगा? अब देखो मैं तो आपके मुंह से बीजेपी नहीं उगल रहा है। वैसे मेरे मुंह से मैं कैसे कह सकता है, वो तो मैं थैंक यू। हमारे साथ में कुछ है, अपना शुभ नाम बताओ। सुनाराम गोदारा सगरानी के ढाणी, अच्छा कौन जीत रहा है? कांग्रेस का नेता पर। अच्छा कांग्रेस के नेता हो, अरे वाह। कौन जीत रहा है यहाँ से तो बताओ। भाई हमारी हिसाब से तो देखो जीतने का मदराम जी भी हारा हुआ, 2 बार खड़े रहे थे वहाँ बाइतू में, 2 बार हार गया बदर, उसको मेरे हिसाब से तो वो जीत रहा है। आज की संदमा में अमेदराम जीतेगा और उसके साथ में 2 बार हारे हुए हैं, इसलिए 2 अच्छे बार नेता हारे वोट हुए देने सब- चाहिए। हाँ, उसको वोट देना चाहिए। 2 बार हारा हुआ आदमी है और आपका खुद का पैसा लगा के, जो पैसा दूसरे से लूट के लाते हैं, कोई कैसा ही लाता है चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव लड़ रहे, वो ऐसा नहीं है, वो सीधा आदमी है। तो सीधा आदमी से बीजेपी को वोट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? बीजेपी को तो भाई कोई देना चाहे तो भले ही देवे, मैं तो हमारी जिंदगी में दिया नहीं, हमारे बाप दिया नहीं, हमारी 4 पीढ़ी से मैं हमारी बीजेपी के नेड़े पाऊँ को ना कूड़ कूड़ है बीजेपी। बीजेपी की दुकान करे बस, जीत के फिर भाग जाते हैं, कोई अंग लड़ने कैलाश ये भाग गया तो सीए से जा हूँ धकरा के हटूँ, अरे बा मार बीमो खा गया है यहाँ कैलाश, और मंत्री है पूरे भारत को कह वो मोटो मंत्री बनाया और थारे कैलाश है न्याल हो गया, कैसे जाट के मैं जाट कहूँ न्याल होया इन तो मार बीमो ही ठो गयो कैलाश वोट लियो और तो रे लारे 30 रो कहे बड़े हूँ तो कहूँ थेट लारे ही लारे। लेकिन ये भारत माता की जय बोलते हैं। भारत माता हूँ क्या है, जय बोलने हूँ पेट भरी जाए, जय बोल रहे हूँ पेट भरे तो हूँ 1000 जय बोल जू जब मेरे पेट भरी जाए तो, पर कुछ करना पड़ता है, करना पड़ धरातल पर काम करना पड़े। पर काम करना, सबको साथ में लेना, सबको खुश रखना, सबको समझाना कि भाई हूँ और थे को जो करूँ सब कार्यकर्ता जिन्हें मैं कार्यकर्ता कह जूँ बोले कैलाश जी क्यों बात, आज कैलाश जी ना नौबत को आती नहीं, कैलाश जी आज जीता लड़े पर कैलाश जी आप खुद कुआड़ियो लियो पग माते मारो कहीं हूँ कहीं को मारो वो साइड दूजो वो जो काम करी वो वोट ले। आपके गांव में कैलाश जी जीतने के बाद कितनी बार आए हैं? मारे गांव में तो एक ही को है, मुंडो को बताए मन तो यानी कि बाप हो जो थोरो कियो ही राज होटल तक है, मारे एक ही मुंडो को बताए कैलाश सके। लेकिन फसल को नुकसान पहुंचाया इस बार बारिश ने, उसके बाद कोई कैलाश जी आपकी फसल को देखने के लिए आए? चूंकि वे जो कहूंगा कि एग्रीकल्चर से संबंधित मंत्री है, कृषि मंत्री है। कोई कृषि मंत्री आट एग्रीकल्चर कई मारे हटत देखने आया कौन सा, मैं तो देखिया नहीं हूँ क्या 5 साल में। तो किसानों का सुख दुख में कौन साथ था यहाँ? दुख तुख में मोने थोड़ा घणो साथ दे तो स्टाफ दे एन स्टाफ सुखो मैं तो हिमाराम जी ने फोन करो या हरीश जी ने करो, मारे सुख दुख में कोई बात हो तो बे भाई मोन तो दे हो के थारे भाई काम कराओ मोने आश्वासन दे एन हिमाराम जी भाई मोरे घणो ही काम करायो जाल बिसा दिया गुड़े मो एन हिमाराम जी तो कोई काम कर बतावे तो देख लो और गिनती लो भाई गिनती लोग इन मैं मिले तो काम क्यों नहीं बिंग तोल जो करो ठा पड़े थे ना आदमी उठा पड़े हपूत ने वोट मिले कपूत ने वोट को मिले सा मंत्री है भारत सरकार ने, वो मंत्री है भारत सरकार के। मंत्री हो तो साहब बढ़िया हो, दिल्ली में बैठा राज कियो 1500 करोड़ रुपया ठो गया किसान होगा एन बैठो कियो कारम घूमिया बत्ती लगान दूसरो किसानों भलो को गयो किसानों की और आज नौबत को आती। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल राइट। किसानों भलो की और आज नौबत कैलाश जी मुंडो नहीं देख रो सावे मारा जाट लो हंसी बात कहो और मो
बिल्कुल सही है, लेकिन आप उम्मीद आराम बेनीवाल यदि जीत जाते हैं तो आपको लगता है विकास करवा पाएंगे यहाँ? भाई करा पाएंगे ये ऐसे इसका अनुमान लगता है हमारे को। ये आज ही स्कूलों में दूजो तीजो हर जगह आपके पैसा दे खुद कमाऊडा लान के उनते लूटन लावे नहीं तो के बड़ो तो लूटे रो है कि लूटन लान दूजो दे भाई नहीं खुद री कमाई आप री मेहनत कर वो दे अटे तो धन्यवाद है अमेदर राम जी ने। हाँ क्या लगता है कौन जीत रहा है? देखो साहब, अपना अपना मन है तो सही बात है। अब की बार अमेदाराम के मन बना लिया है। बना लिया? हाँ, ऐसे बोला है अमेदाराम जी ने ये कहा तो कि 25 सही काल पड़ गया है, अब की बार काल नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए अब की बार मन बन गया हमारा। पिछली बार जो चुनावों के अंदर भाजपा को वोट देते थे। भाजपा को? हाँ, बिल्कुल भाजपा को दिया था। मतलब एक चीज़ और है ताजाराम जी की भाजपा से छिटक करके जो मतदाता है उनका रुख सीधा इंडिया गठबंधन की ओर हो रहा है, मान रहे बात को? देखिए यही बात है, मैंने कह दिया नहीं कि जिस प्रकार 2014 से लेके 2024 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, कर्नल सोनाराम रहे 14 से 19 तक, 19 से अब 24 तक कैलाश चौधरी रहे, जिस प्रकार काज के अंदर धन बताया गया है युवाओं को, नौजवानों को, किसानों को, वो अपने वादे पर खरे नहीं उतरे। कहीं न कहीं आज भारतीय जनता पार्टी से नौजवान किसान के बेटे ठगा हुआ महसूस करके इंडिया गठबंधन की ओर जा रहे हैं। क्या लगता है, आप मुझे बताओ कौन जीत रहा है? उमेदाराम बेनीवाल जीत रहे हैं। तो ये थी यहाँ की चर्चाएं और ये लगातार कह रही हैं कि उम्मीद आराम बेनीवाल और रविंद्र सिंह भाटी के बीच में टक्कर है। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से गुड़ामालानी क्षेत्र के नौजवानों और किसानों से हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं कि परसों बुधवार को 3 तारीख को इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी आदरणीय उम्मीदों के उम्मीद श्रीमान उम्मीदाराम जी बेनीवाल की नामांकन सभा बाड़मेर के आदर्श स्टेडियम में रखी गई है। आप अधिक से अधिक संख्या में पधार कर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा लोकसभा क्षेत्र के उम्मीदों की उम्मीद श्रीमान उम्मीदाराम जी बेनीवाल को मजबूती प्रदान करें। तो ये थी इनकी अपील और इन सब के बीच में मैं बता देना चाहूँगा कि यहाँ यानी कि बाड़मेर और जैसलमेर के भीतर मुकाबला है वो त्रिकोणीय है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री के प्रति है वो किसानों की गहरी नाराज़गी है और जिसके कारण वे लगातार कभी प्रियंका चौधरी के दरवाजे को खटखटा रहे हैं या कहीं ना कहीं ऐसे यानी कि रविंद्र सिंह के एक जो दायां कंधा यानी कि जिनको कहेंगे भाई अशोक गोदारा, उनको भी वो बीजेपी में ज्वाइन करवा रहे हैं। कहीं ना कहीं इस चीज़ को भी देखनी पड़ेगी कि आखिरकार ये लोगों के प्रति ये नाराज़गी ये है क्यों ऐसे किसान हैं वो कैलाश चौधरी को लेकर के लगातार खिलाफती बयान दे रही हैं। आज के इस एपिसोड में इतना ही, मिलेंगे एक और नए एपिसोड के साथ में। तब तक आप चैनल के पुरानी वीडियो देखते हुए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।